राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से जी आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी और आज जो चर्चा हुई उसके माध्यम से आने वाले समय में हम लोग उत्तराखंड में एक अभियान के रूप में उस क्षेत्र को चिन्हित किया है, जिससे कि आने वाले समय में हम पूरी शक्ति के साथ वहाँ पर कार्य कर सकें। पार्टी ने ये भी निर्णय किया है कि आने वाले दिनों में लश्कर के पास एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी के जो सहयोगी साथी शुभचिंतक हैं, ऐसे साथियों का संगम होगा, जहां पर इस विषय पर चिंतन होगा कि आगे की रूपरेखा किस ढंग से बनाई जाए। मतलब राष्ट्र निर्माण पार्टी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है, ये कह सकते हैं? निश्चित रूप से जी 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं जी उसकी तैयारी जो है वो एक प्रकार से हो चुकी है और हम 2027 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही काम करेंगे, परंतु उत्तराखंड पर हमारा विशेष फोकस होगा। उत्तराखंड पर विशेष फोकस रहेगा। वहाँ धामी जी की नेतृत्व में सरकार चल रही है बीजेपी की, तो ऐसे में राष्ट्र निर्माण पार्टी के लिए वहाँ जमीनी पकड़ बनाना बहुत टिपिकल नहीं लग रहा होगा? नहीं, डिफिकल्ट तो है। देखो, कोई भी स्थिति जो है बहुत अनुकूल नहीं हुआ करती है और जो लोग सत्ता में हैं वो इतना आसानी से किसी दूसरे को जगह नहीं देना चाहेंगे, परंतु जो आर्य समाज का अपना प्रभाव क्षेत्र हरिद्वार और उसके आसपास के क्षेत्रों में है और आर्य समाज के विद्वानों ने जिस ढंग से इन क्षेत्रों में आर्य समाज के लिए काम किया है उसको पहुंचाया है, उनकी तपस्या, उनका जो एक प्रकार से पुरुषार्थ वो वहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे हजारों महापुरुष हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों में बहुत काम किया है। मुझे लगता है उनके आशीर्वाद और उनका पुरुषार्थ वो हमारा मार्गदर्शन करेगा और ईश्वर के प्रति हमारी जो निष्ठा है उस पर हम भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। तो कितनी तारीख को आपका कार्यक्रम होने जा रहा है हरिद्वार में, जो लक्सर के पास बताया आपने अभी? 28 तारीख को 28 जून को जी हम लोग जो है लश्कर के पास जो गांव है वहां पर ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं और उसमें एक प्रकार से वो बौद्धिक चिंतन शिविर होगा कि हम आपस में डिस्कस करेंगे, जो भी विचार आते हैं उन पर निर्णय होगा कि किस ढंग से आगे की रूपरेखा बनाई जाए, किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन हो, किस ढंग के प्रत्याशी हम चयनित करें वहां पर, जिससे कि हमें सफलता प्राप्त हो सके। अच्छा, देवभूमि उत्तराखंड को आप चुन रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। राष्ट्र निर्माण पार्टी, बीजेपी या दूसरे जो राजनीतिक दल हैं जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, उनसे कैसे अलग है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम अलग हैं, पर हम विशेष जरूर हैं। समस्या ये है कि जो बीजेपी के माध्यम से जो हिंदुत्व की बात की जाती है वो एक अलग ढंग से की जा रही है। उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक नारा बीजेपी की तरफ से आया और वो नारा क्या आया कि एक हाथ में कंप्यूटर होगा और एक हाथ में गेट तो बंद कर दो, वो कुरान होगी। तो ये जो नारा एक प्रकार से दिया गया जी, वो नारा, देखो आप ध्यान रखो कि जो न्यूयॉर्क में जो अटैक हुआ जी और जो ट्विन टावर्स गिराए गए, वो कौन लोग थे? वो वही लोग थे जिन्होंने की कंप्यूटर की शिक्षा भी प्राप्त की थी और कुरान की शिक्षा भी प्राप्त की थी। तो इस ढंग से ये जो नारा लग रहा है कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, ये अपने आप में सही उद्देश्य को जो है परिभाषित नहीं करता। और ये तो मतलब आप मुसलमानों की आधुनिक शिक्षा जो है उसका विरोध करते हैं? मैं आधुनिक शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ। मेरा कहना ये है कि कुरान की शिक्षा
अपने आप में आधुनिक और वो नहीं कही जा सकती। कुरान की शिक्षा कुरान की शिक्षा है, और कुरान के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त होती है वो हम देख चुके हैं कि वो किस ढंग की शिक्षा, जहाँ कहीं आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, जिन देशों में भी हो रही हैं, जिन स्थानों पे भी हो रही हैं, वो कुरान की शिक्षा उसके मूल कारण है। उसको समझने की आवश्यकता है। इसके स्थान पर हमने अपने उसमें जो दिया हुआ है शिक्षा का स्वदेशीकरण करेंगे, और हम जो डिफरेंट रिलीजन जो हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडीज, मतलब जो बच्चा जाए उसको जो विभिन्न धर्मों का एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन, जिस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश में विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, उस ढंग से कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन वो जो है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बजाय इसके। एक दूसरा और कारण है कि देखो, देश का संविधान सेकुलर है। वो कहता है कि हमें अपने राष्ट्र को सेकुलर बनाना है। यदि सेकुलर बनाना है तो बच्चों को भी एजुकेशन कैसी दी जाएगी? सेकुलर दी जाएगी। सेकुलर शिक्षा दे करके ही उसे सेकुलर बना सकते। मतलब आप देश का एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं? तो बिल्कुल, निश्चित रूप से सबसे बड़ा फोकस हमारा शिक्षा व्यवस्था के ऊपर होगा कि शिक्षा व्यवस्था हमारी सेकुलर हो, सांप्रदायिक न हो, और जहाँ जहाँ सांप्रदायिक शिक्षा दी जा रही है उस सांप्रदायिक शिक्षा को बंद करके हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स कि उनका तुलनात्मक अध्ययन जो है वो किया जाए, जिससे कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसे इस्लाम के बारे में भी जानकारी हो, उसे क्रिश्चियनिटी के बारे में भी जानकारी हो, उसे वैदिक धर्म के बारे में भी जानकारी हो, जिससे कि और उस ढंग से वो अपना निर्णय जो है ले सकता है। महर्षि दयानंद का उद्देश्य सत्याप्रकाश का निर्माण करने में क्या था? कि सबको इसकी जानकारी हो, जिससे वो निर्णय कर सके कि उनको किधर जाना है और क्या रास्ता अपनाना है। उसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का भी उसी ढंग से होना चाहिए। एक जैसे नई पार्टी आई जनता कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरह से उनका प्रोटेस्ट भी हुआ, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की पार्टी जो है, कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि बीजेपी की टीम हो सकती है, आपको क्या लगता है क्या इस तरह की पार्टियों का आना, क्या कोई जेएनजी टाइप का कुछ बड़ा होने वाला है क्या देश में? देखिए, इससे केवल यही पता लगता है कि लोगों में असंतोष है। बीजेपी के शासनकाल ये 15 साल लगभग पूरे होने जा रहे थे। 15 साल के शासनकाल के बाद जो स्थिति हो रही है कि एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से जो है कोई कहीं से घोषणा कर देता है और उसके साथ इतने लोग जुड़ जाते हैं कि मिलियंस ऑफ मिलियंस जो है लोग उसके साथ जो है सोशल मीडिया पे, तो उससे ये पता लग रहा है कि लोगों में असंतोष है। और वैसे भी हमने देखा है जिस ढंग से शिक्षा व्यवस्था का बिल्कुल कहना चाहिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है। यूजीसी के जो रेगुलेशन जो जारी किए गए, जिस ढंग के जारी किए गए, उसे देख करके पता लगता है कि शासन इन मामलों में गंभीर नहीं है। वो शिक्षा संस्थानों की पवित्रता और उसको शिक्षा संस्थान का केंद्र बनाने के प्रति गंभीर नहीं है। अन्यथा इस ढंग की स्थिति जो है पैदा नहीं की जाती किसी शिक्षा संस्थान में। एक ग्रुप जो है वो बैठा है दूसरों को चेक करने के लिए, दूसरा ग्रुप अपने आप को बचाने के लिए, और वहाँ पर पुलिस को इन्वॉल्व किया गया है कि पुलिस जो है वहाँ होगी और ये जो कंप्लेंट करेंगे उस पर से पुलिस कार्रवाई करेगी। ये क्या करना चाहते हो? वहाँ पढ़ाई कराना चाहते हो या चोर और पुलिस का खेल खेलना चाहते हो? तो ये विचार करने की जरूरत है। और रोजगार नहीं मिल पा रहा, उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। इसी ढंग से और भी ऐसे इश्यूज हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ये जो अभी ये जो नीट और पेपर लीक का जो मामला, जो एग्जाम हो रहे हैं उनके पेपर लीक हो रहे। अरे भाई, क्या विश्व गुरु बनोगे आप?
कैसे विश्वगुरु बनोगे यदि आप पेपर भी कंडक्ट। अच्छा, जब आप पेपर लीक का मामला कह रहे हैं डॉक्टर साहब, तो क्या आपको लगता है जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ है, कुछ लगता है आपको इस? देखिए, उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, चोरी हुआ है नहीं हुआ है, वो उन्होंने आरोप लगाया है। ये जो इलेक्शन सिस्टम को ठीक मानते हैं आप? ईवीएम में वोट चोरी नहीं है, जिस तरह से ममता और तमाम लोग विपक्ष के इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि देश में ईवीएम से वोटों में गड़बड़ी करती है बीजेपी, आपको आपकी पार्टी भी मानती है इस बात को? देखो, मैं अभी जो बात कर रहा था शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर रहा था, और जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके कारण से जो अव्यवस्था पैदा हो रही है। समस्या क्या है कि नौजवान वो किसी ढंग से पेपर देता है और तैयारी करता है और पेपर लीक हो जाते हैं, तो वो जो बेचारा है उसकी उम्र निकल जाएगी। किसी के पास 2 महीने का टाइम होता है, किसी के पास 3 महीने का टाइम होता है, किसी के पास 1 साल का टाइम होता है। इस ढंग से लीक होने से कितना लाखों बच्चों को, और ध्यान रखो इस ढंग से जो पेपर लीक हुए हैं उसमें 2,70,00,000 के आसपास हमारे नौजवान बच्चे प्रभावित हुए हैं। ठीक है, आप कल्पना कर सकते हो। कुछ बच्चों ने सुसाइड भी किया है जी, बच्चों ने सुसाइड किया है। तो ये जो स्थिति हो रही है वो स्थिति बहुत गंभीर है, और कॉकरोच जनता पार्टी नाम से यदि कोई बात करता है और उसके साथ मिलियंस और मिलियंस जो है फॉलोअर्स बन जाते हैं, ये दिखाता है कि कितना लोगों में असंतोष है, परेशानी है। जहाँ तक इन पार्टियों का सवाल है, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ कह रही है, वो एक अलग इशू है, उस पर कभी अलग से चर्चा की जा सकती है। परंतु मुख्य बिंदु ये है कि सरकार इस स्थिति को संभालने में असफल सिद्ध हो रही है। जो नौजवान हैं उनके जो सपने हैं वो सपने ये सरकार पूरे नहीं कर पा रही है। तो आज सहारनपुर में आपका जैसा दौरा था, तो पार्टी के लिए आप यहाँ लोगों को इनवाइट करने के लिए आए थे या यहाँ संगठन तैयार कर रहे हैं? देखिए जी, वो एक कार्यक्रम के अंतर्गत हम आए थे, और उसमें कार्यक्रम के बाद ये जो हमारा तो मुख्य उद्देश्य ये है कि पार्टी का संदेश लोगों तक पहुँचे और पार्टी का संगठन जो है यहाँ पर बने, और उस संगठन के माध्यम से फिर हम आगे बढ़े, ये मुख्य उद्देश्य था। और उसी ढंग से ये मीटिंग और ये जो इंटरेक्शन जो है आज प्रबुद्ध साथियों के साथ हुआ है, जिसमें आदरणीय हाकिम सिंह जी हैं, अपने श्याम सिंह जी हैं, भाई धर्मपाल सिंह जी हैं, ये विक्रम सिंह जी हैं, आदरणीय मुनि जी हैं। तो इन सभी के साथ ये जो है आज सब। तो अब आप सब लोगों को 28 को बुला रहे हैं हरिद्वार में, लक्सर? निश्चित रूप से जी, 28 को हम लोग पहुंचेंगे, और 28 से पहले भी आपको आवश्यकता है हम पहले भी पहुंच सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ही चाहूँगा कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आपके बारे में पता लगे। डॉक्टर आनंद कुमार जी, आप सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा आपका इन ब्रीफ आपका इंट्रोडक्शन चाहिए। मेरा नाम आनंद कुमार जी, 1981 बैच IPS, मध्य प्रदेश कैडर रहा है। मध्य प्रदेश में रहते हुए मैं लगभग 10 जिलों में पुलिस कप्तान के रूप में मैंने सेवाएं दी थी, जिसमें आपने जो नाम सुने होंगे दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, ग्वालियर, भोपाल, ये सारे ज़िले जो इम्पोर्टेंट हैं। भोपाल वहाँ की राजधानी है, वहाँ पर भी जो है पुलिस कप्तान के रूप में मैंने काम किया है, और इन सारे ज़िलों में काम किया है। बड़े बड़े जितने भी इम्पोर्टेंट ज़िले माने जाते हैं उन सभी ज़िलों में मैं रहा हूँ, और वहाँ की जो भी चुनौतियाँ हैं उनका सामना किया है और उनका सही ढंग से समाधान किया है। और उसके बाद जब DIG का मेरा प्रमोशन हुआ तो OSD टू चीफ मिनिस्टर और एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम किया, और वहाँ से फिर मैं डेपुटेशन पर दिल्ली आया, और दिल्ली में रहते हुए गृह मंत्रालय में काम किया, और ब्यूरो इमिग्रेशन उसका मैं चीफ था। हिंदुस्तान में जितने एयरपोर्ट, सी पोर्ट, लैंड पोर्ट
जहाँ से भी विदेशी आते जाते हैं वो सभी मेरे अंतर्गत आते थे। और भी स्थानों पर मैं गुवाहाटी और दूसरे स्थानों पर रहा हूँ, कलकत्ता वगैरह, तो वहाँ पर भी काम किया है। तो सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित जो भी मुद्दे हो सकते हैं उन सब पर मैंने काम किया। और अब राष्ट्र निर्माण पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हाँ, हैं वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ये ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।